हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात की जा रही थी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए थे। होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। लास्ट सेशन में हमने अलग अलग टर्म्स की बात की थी। इससे पहले हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे कि अभिक्रियाएं आपकी होती हैं किसमें? सॉल्यूशंस में। लेबोरेटरीज में जितनी भी आपकी रिएक्शंस परफॉर्म की जाती हैं या आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं, वहां पर आपको क्या मिलते हैं? सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी विलयन आपको दिए जाते हैं या विलयन का उपयोग आपको करना पड़ता है अभिक्रियाओं को करने के लिए। उन विलयनों में आपको क्या देखना पड़ता है? सांद्रता देखनी पड़ती है, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर आपको क्या बताई जाती है? अमाउंट बताई जाती है कि इतनी अमाउंट का या इस मोलैलिटी का आपको क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। तो वो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी क्या है? मास परसेंट आपको पूछा जाता है वहां पर, या वॉल्यूम का परसेंट पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं। तो आप उस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हो रही है वहां पर कितने आपके कंपाउंड्स या विलियंस आपके यूज हो रहे हैं, उन विलियनों में सांद्रताएं किस प्रकार से हैं, उनको अलग अलग टर्म्स में व्यक्त करते हैं। तो इसमें 4 टर्म्स हमने देखी थी मेनली। इसमें एक आपका मास परसेंट आता है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आता है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल प्रभाज या मोल अंश कहा जाता है। तीसरा आपका मोलैरिटी आता है और चौथा आता है मोलैलिटी। ओके, ये टर्म्स आप लोगों ने देख ली थी। मास परसेंट क्या था? किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में जितना भी मास होगा उसका परसेंट हमें निकालना पड़ता है, यानी इनटू 100 करते हैं तो आपको मास परसेंट मिल जाता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। ओके, उस टोटल विलियन में या सॉल्यूशन में। का न्यूमेरिकल आपने देख लिया था। मोल फ्रैक्शन की बात की थी, तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो? जो आपका कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका रेशियो पूरे किसमें? सॉल्यूशन में। तो उन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा, और रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। ओके, वही आपका क्या है? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन होगा। यानी अगर आपके पास ए और बी दो क्या है? कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन में, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो जितना मोल नंबर ऑफ मोल्स ए के उस टोटल सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो उसका रेशियो जो होगा किसके साथ निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है उसमें से उसको उससे क्या कर देंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा ए के लिए। ऐसे ही आप किसके लिए निकालते हैं? बी के लिए निकालते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गया। वहीं थर्ड टर्म जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी वो आपकी क्या थी? मोलैरिटी थी, मोलरता, जिसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। वो मोलरता क्या कहती है कि जो आपका सॉल्यूशन बन गया है, विलियन कोई बना हुआ है, उसमें से आप 1 लीटर विलियन उठा लेंगे, उस 1 लीटर विलियन में आपका कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय उपस्थित हैं, वो आप मोलरता या मोलैरिटी बताती है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। यानी आपको क्या करना है? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है वहां पर है, उसको डिवाइड कर देना है किससे? जितना विलियन का क्या होगा? आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाती है। ओके, यहाँ पर आपने एक न्यूमेरिकल भी किया था। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 13.2 ग्राम ऑफ NaCl इन सफिशिएंट वाटर टू गिव 2 लीटर। यानी आपको 2 लीटर विलियन बनाना है। 2 लीटर उसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, यानी आयतन हो गया। NaCl आपको बताया गया है कि सॉल्ट है। NaCl केमिकल फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप इसका मोलर मास निकाल लेंगे। गिवन मास आपको पता है कि आपको दिया कितना गया है NaCl, तो कितना दिया गया है? तो ये 13.2 ग्राम आपका क्या है? गिवन मास है NaCl का। इतने ग्राम आपको NaCl दी गई है, और उससे उसको पानी में मिलाकर आपको 2 लीटर का सोल्यूशन बनाना है पूरा। ओके, तो 2 लीटर वॉल्यूम बता दिया है। 13.2 ग्राम क्या है? गिवन मास है। मोलर मास आप केमिकल फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। NaCl के नंबर ऑफ मोल्स जो उस 13.2 ग्राम्स में हैं,
और आप क्या करेंगे, जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स आ रहा था उससे उसको आप 2 लीटर से या 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिल जाएगी इस सॉल्यूशन की। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मोलालिटी। जिस प्रकार आपने मोलरता में 1 लीटर की बात की, यहाँ पर आप 1 केजी की बात करते हैं। वहां पर आपने सोल्यूशन का 1 लीटर लिया था, यहाँ पर आप सॉल्वेंट का 1 केजी लेंगे। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी। 1 किलोग्राम जब आप विलायक लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका मोलालिटी है। तो आपका इससे क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मोलालिटी यानी मोललता m इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो समझ रहे हैं मोललता क्या है आपकी, मोललता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। तो आपको क्या करना है, जितने विलेय के मोलों की संख्या वहां पर है, किसमें, विलियन में, विलियन में विलेय की जो मोलों की संख्या है उसको किससे भाग दे देना है, जो आपका विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है उसके द्रव्यमान से आप भाग दे देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोललता मिल जाएगी। ठीक है, तो मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान होगा वो आपका किसमें आना चाहिए, एसआई यूनिट किलोग्राम में आना चाहिए। ऐसे ही जब आप मोलरता यानी मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तभी आपको जो वॉल्यूम लेना था वो किसमें लेना था, लीटर में लेना था। ओके, तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, आपका मोलालिटी है क्या। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, ये आपने बीकर ले लिया एक, इस बीकर में आपने क्या किया, कोई तो सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, आपने इसमें कोई सॉल्वेंट ले लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया है, सोल्यूट ऐड कर दिया है। हम कह रहे हैं कि ये सॉल्वेंट आपका क्या है, ए है, सॉल्वेंट ए है। इस सॉल्वेंट के यहाँ पर जो मास है वो सपोज WA। ओके, इतने ग्राम, WA ग्राम या किलोग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है, इसमें आपने कोई सोल्यूट B ऐड कर दिया है, B ऐड किया है और इसका आपने कितना ग्राम ले लिया है, WB ग्राम ले लिया, ये इसका मास है। ओके, WB ग्राम सोल्यूट लिया है। मैं कह रही हूँ ये WB क्या है, आपका चीनी का द्रव्यमान है। सपोज चीनी आपने यहाँ पे सोल्यूट ले ली, सॉल्वेंट आपने पानी ले लिया है और पानी का द्रव्यमान आप कह रहे हैं WA है, यानी WA ग्राम किलोग्राम आपने पानी लिया है जिसमें आपने WB ग्राम चीनी ऐड कर दी। ओके, अभी आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको चाहिए, यानी चीनी के कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर प्रेजेंट है इस WB ग्राम में। तो आप क्या करते हैं, चीनी का आप क्या ले लेंगे, मोलर मास, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे MB है। ओके, तो इसके लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपके, जो आपने गिवन मास लिया है, जितने किलोग्राम ग्राम आपने चीनी ली है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितना चीनी का मोलर मास है यानी 1 मोल का मास जो होता है उससे डिवाइड कर देंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास ही आपको क्या देता है,
नंबर ऑफ मोल्स देता है या मोलों की संख्या बताता है। तो गिवन मास आपका कितना है, WB है, वहीं जो आपका क्या है, मोलर मास है, दैट इज MB। तो यहां से आपको क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B दैट इज NB। ये आपको क्या मिल गया है, फॉर्मूला मिल गया है, जहां से आप क्या विलेय की संख्या बता देंगे, मोलों की संख्या बता देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया है होपफुली। जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, मोलैरिटी में आप क्या कर रहे थे, जो आपने सोल्यूशन बनाया उससे 1 लीटर उठा रहे थे। ये हमने चीनी और पानी का घोल बना दिया है, अच्छे से आपकी चीनी पानी में डिसॉल्व हो गई है। उसके बाद उस घोल से हमने 1 लीटर ले लिया है। अब हम उसमें गिन रहे हैं कि कितने आपके चीनी के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ये आपका क्या था, मोलैरिटी था। मोलैलिटी क्या कहता है कि जो विलायक है, जो पानी अपने आप में है, सॉल्वेंट है, उसका हम 1 किलोग्राम लेंगे। सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम लेंगे, उसमें आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे। ओके, लास्ट सेशन में आपका यहाँ पर फॉर्मूले में सॉल्यूशन हो गया था, वो सॉल्वेंट है, क्या, विलायक का द्रव्यमान। मोलैलिटी हमेशा विलायक की बात करती है, सॉल्वेंट की बात करती है कि सॉल्वेंट का जो 1 किलोग्राम है उसमें बताइए सोल्यूट यानी विलेय के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, तो यहां पर आप अच्छे से मोलैलिटी को समझ लीजिए। इतना आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला है सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है किसमें, 1 किलोग्राम या मास ऑफ सॉल्वेंट में, वही आपका क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। ओके, कहां तक हम पहुंच गए हैं, हम नंबर ऑफ सोल्यूट तक पहुंच गए हैं कि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहता है कि जो आपका गिवन मास है सोल्यूट का, जितने ग्राम आपको चीनी दी गई है, वो आपको 2 चम्मच दी गई है, मुट्ठी भर दी गई है, एक बॉल के बराबर दी गई है, कप में भर के दी गई है, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, द्रव्यमान होगा। तो वो गिवन मास है आपके पास, और चीनी का केमिकल फॉर्मूला आपके पास है, तो उससे आप मोलर मास इजीली निकाल लेते हैं। या जैसे आपने पहले मोलर मास पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल का द्रव्यमान जो है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, वही तो मोलर मास है। तो उस मोलर मास से आप क्या कर ले जाते हैं, इस गिवन मास को डिवाइड कर ले जाते हैं, तो आपको NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B पता चल जाते हैं सोल्यूट के। ओके, दूसरा आपके पास क्या है, जितना मास है उस सॉल्वेंट का, विलायक का जो मास है, यही दोनों में फर्क है, मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। मोलैरिटी कहता है 1 लीटर लेंगे, लेकिन पूरे चीनी और पानी के घोल का लेंगे, यानी विलियन का लेंगे 1 लीटर, वो भी वॉल्यूम। मोलैरिटी कहती है। मोलैलिटी कहती है कि 1 लीटर नहीं लेना है, 1 किलोग्राम लेना है, लेकिन सोल्यूशन का नहीं लेंगे, बल्कि किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे। सिर्फ हम पानी की बात करेंगे कि सिर्फ पानी आपका 1 किलोग्राम चाहिए, और उसमें हमें देखना है कि कितना आपका चीनी आ सकता है। ओके, ये आपका क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया। जहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मिल जाएंगे, NB मिल जाएगा आपको। तो जब आपको NB मिल गया है, तो आप स्मॉल m निकाल लेंगे, यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मोलैलिटी किसका, अगर हम B के लिए निकाल लें, B के लिए मतलब जो आपका A और B का सोल्यूशन है, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन, अब आपका मास कितना है इसका, WA है, किसका, सॉल्वेंट का। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। M इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय WA, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, द्रव्यमान के बात की जा रही है, और किसके द्रव्यमान की, विलायक के, सॉल्वेंट के द्रव्यमान की बात की जा रही है। ओके, तो इतना आपको इससे समझ में आ गया होगा। देन आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड लिया गया है, जिसकी मोलैलिटी ज्ञात करनी है किसमें, 75 ग्राम बेंजीन में। तो 75 ग्राम बेंजीन आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, क्या हो जाएगा, आपके पास कितनी चीजें दी गई हैं, गिवन मास ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आपका क्या होता है, CH3
COOH, दैट इज 2.5 ग्राम। ये इथेनॉइक एसिड का आपका क्या है, गिवन मास है। और दूसरा आपका के पास क्या है, बेंजीन का मास है आपके पास। ओके, मास ऑफ बेंजीन दैट इज योर सॉल्वेंट। मोलैलिटी में सॉल्वेंट की ही बात करेंगे, बार बार बता रही हूँ। मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 75 ग्राम। और इस 75 ग्राम को आपने क्या करना है, हमने क्या बताया था कि मोलैलिटी के लिए आप जो इसका द्रव्यमान होगा विलायक का वो किलोग्राम में लेंगे। तो 75 ग्राम इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये ग्राम इस तरह से आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, वहीं गिवन मास आपके पास किसका है, CH3COOH का है 2.5 ग्राम। तो यहाँ से आप, चूंकि आपके पास केमिकल फॉर्मूला है, तो मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कार्बन का मास कितना है एटॉमिक 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 3 एटम है तो 3:1 प्लस कार्बन का कितना होता है अगेन 12 होता है। 2 आपके ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं तो 2:1 भी आप 2:16 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 16 होता है एक का, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। टोटल आप प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो मोलर मास जो आपका होगा CH3COOH का वो कितना हो गया 60 हो गया। ओके, यानी 1 मोल CH3COOH का मास कितना है, इतना है। ओके, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 32 और प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया आपका। देन आप यहाँ से क्या निकाल लेते जाते हैं, गिवन मास आपके पास है, मोलर मास है, इससे आप क्या निकाल ले जाएंगे, एन, जो हम NB कह रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास आपका कितना है 2.5 ग्राम है, अपॉन मोलर मास आपका कितना आया 60 आया। ये कैलकुलेट कर ले जाएंगे, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH मिल जाएगा। दूसरा आपने यहाँ पे क्या किया था, मास ऑफ बेंजीन किया था, इज इक्वल टू कितना दिया गया है 75 ग्राम दिया गया था। इस 75 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जब आप कभी भी आप लोअर लिमिट से हायर की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिवीजन होता है आपका। ग्राम से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, किलोग्राम, हायर यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। वहीं पर जब हायर से आप लोअर की तरफ को आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहीं पर आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप वहां पर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कि जैसे आप बताइए कि 4 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो उस 4 किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम में के बीच में जो रिलेशन होता है, थाउजेंड्स का रिलेशन होता है ना, थाउजेंड्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो उस 1000 से आप क्या कर दे जाते थे, उसको मल्टीप्लाई कर दे जाते हैं। तब आप क्या कहते हैं कि 4 किलोग्राम में आपके 4000 ग्राम होते हैं, क्योंकि आपने वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपके पास 75 ग्राम्स हैं और इस 75 ग्राम को क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 1000। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.075, इतना आ जाएगा किलोग्राम में। देन आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मास है। क्या निकालना है आपको, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी आपको कहता है कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलैलिटी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो आपका ये आया है 0.0416 डिवाइडेड बाय
0.075। इसको आप निकाल लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इतने m या मोल पर केजी आपकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, जो कि क्या है आपकी मोललता है। स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे आप। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी बताएंगे, फिर आगे देखेंगे। ये डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.556 के आसपास। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, और यहाँ पर मोललता यानी मोलैलिटी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। कितनी चीजें पढ़ी इस चैप्टर में आप लोगों ने। आपने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से कि रसायन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, देन आप मैटर पे आए थे कि पदार्थ क्या होता है, उस पदार्थ की आपने क्लासिफाई किया, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनके गुण धर्मों के आधार पर क्लासिफिकेशन देखी। देन आपने जब पदार्थ की बात हो रही थी, मैटर की बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि वो मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम की बात हुई। फिर आपने कहा एटम आपका इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रह सकता, वो किसी न किसी के साथ कंबाइन होगा। फिर वो कंबाइन होगा तो कुछ नियमों का पालन करता है, जिन नियमों को आपने किसके अंतर्गत पढ़ा, रासायनिक संयोजन के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा। अलग अलग नियम वहां पर आ रहे थे। आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणानुपात का नियम आपने पढ़ा, वहीं साथ साथ व्युत्क्रमानुपाती नियम पढ़ा, गैसियस लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो का लॉ पढ़ा। फिर जिस एटम की बात हो रही थी यानी उस परमाणु की बात हो रही थी, उसके बारे में आपका डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसको आपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में पढ़ा था। ओके, इतनी चीजें पढ़ ली। अभी एटम की बात हो रही है, तो उस एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको आपने एटॉमिक मास कहा। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा। अब एटम आपस में मिल गए, मॉलिक्यूल बनाया, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास देखा गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। देन मोलर मास पे आप लोग आए। फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपने देखी, कोएफिशिएंट्स देखे कि क्या होते हैं, किस तरह से आप किसी बैलेंस्ड रिएक्शन से उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में और मास के बारे में पता लगाते हैं, ये आपने वहां पर देखा। उसके बाद आपने क्या कहा कि रिएक्शंस होंगी आपकी अलग अलग जगह पर, और उन रिएक्शन में अलग अलग टर्म्स यूज की जाएंगी, जिनमें आपने क्या क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा और मोलैलिटी पढ़ा। इनके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स भी आपने देखे थे। होपफुली ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जिनके आपको आंसर्स करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, किसी मॉलिक्यूल का जितने एलिमेंट है उसके वहां पर प्रेजेंट, उसके जितने एटम्स होंगे, उन सब के मासेस का आप टोटल कर लेते थे, तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। जैसे यहाँ पर H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक, एक एटम का मास आपका 1.008 के आसपास ले लेते हैं, अप्रॉक्स 1 भी ले लेते हैं। कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस पर नेक्स्ट जो आपका वहां पर एटम आएगा उसको आप क्या करेंगे, वहां पर ऐड करेंगे। यानी क्या चीज कही मैंने, जो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा, Am लिख लेती हूँ, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी जितने एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं, कितने हैं, 2 हैं, प्लस इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू, इसमें भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि यहाँ पर 1 ही है तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपका कितना आ गया हाइड्रोजन का, 1.008 कह रही हो, उसको आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस क्या कर ले जाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या हो गया, 2 इंटू, ये 2 कहाँ से आया, ये जो मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, इसमें जितने हाइड्रोजन के एटम है 2 हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक एटम का मास कितना होता है, 1.008 AMU, प्लस 16 क्या है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। ओके, उसको ऐड कर लेंगे, टोटल आपका कितना आ गया, 18.016 AMU, या 18 AMU भी आप इसको कह सकते हैं। इसी AMU को जब आप ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। वहीं जब आप सिर्फ ग्राम में से बताएंगे तो इसी को आपका क्या कहा जाएगा, 1 मोल की बात करेंगे, जब भी सिर्फ H2O की बात करेंगे तो वो आपका मोलर मास या मोलर द्रव्यमान भी कहलाता है।
दूसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें भी पहले आप कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे, वो कितना है 12 होता है। ऑक्सीजन का फिर से 16 आ जाएगा और 2 एटम है तो 16 इंटू 2, तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44 के आसपास आ जाएगा। ओके 44.01 AMU। थर्ड आपका है CH4 यानी मीथेन। मीथेन में आपका एक कार्बन एटम है यानी 12 प्लस आपका कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एक 1.008 लेंगे इंटू 4 आप करेंगे, टोटल आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी 16.042 AMU। तो ये आपके क्या हो गए मॉलिक्यूलर मास हो गए इन तीनों कंपाउंड्स के। ओके तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ और कंपाउंड्स दे रही हूँ होमवर्क में जिनका आपको क्या करना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है। NaCl हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, Na2SO4 हो गया, ठीक है। इन सब के आपको क्या करने हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए CaCO3। इन सब के आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं होमवर्क में। ओके तो बच्चों होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमने मोलालिटी को अच्छे से समझा, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, वहां पर सॉल्वेंट की जगह सोल्यूशन हो गया था, तो वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि मोलालिटी हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट के मास की बात करता है, न कि सोल्यूशन की। ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोग घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।